हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं विजिट किया हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। और इन रूल्स को देने का क्रेडिट किसको जाता है? मेंडल को। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको समझने से पहले अपन को कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए। पहली चीज जो अपन को समझनी चाहिए कि एक चाइल्ड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी उसके अंदर है, उसका हाफ पार्ट कहां से आता है? फादर की तरफ से, और हाफ पार्ट कहां से आता है? मैटरनल मतलब मदर की तरफ से। सपोज करो जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन में एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 कहां से आता है? फादर की साइड से, और 23 कहां से आ रहे हैं? मदर की साइड से। तो हाफ जेनेटिक मटेरियल आता है फादर की तरफ से और हाफ ही आता है मदर की तरफ से। तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फॉर ईच ट्रेट इन चाइल्ड 2 जीन्स आर प्रेजेंट। अब देखो, जो फादर की तरफ से जेनेटिक मटेरियल आता है उसमें भी हर एक करेक्टर के लिए जीन होती है, और मदर की तरफ से जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है उसमें भी हर एक करेक्टर के लिए जीन हो रही है। मतलब उस बच्चे में हर करेक्टर के लिए कितनी जीन है? 2 जीन है। मतलब समझाने के लिए मैं आपको समझाऊं तो जैसे आंख का कलर जो होता है, मान लेते हैं कि एक जीन से डिसाइड होता है, तो फादर की तरफ से जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है उसमें भी एक जीन है जो आई का कलर डिसाइड करता है, और मदर की तरफ से जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है उसमें भी एक जीन है जो आई का कलर डिसाइड करता है। तो अब उस बच्चे में आई के कलर को डिसाइड करने वाली 2 जीन है, एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से। तो आंसर है कि इन दोनों में से फाइनल आउटपुट किसका आएगा? मतलब कौन सी जीन के हिसाब से आई का कलर होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? और यही समझाने के लिए मेंडल ने अपने क्या दिए थे? लॉ दिए थे। अब पहले आप ये चीज समझो कि जैसे एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा फॉर्म होती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। जैसे कि अगर आंख का कलर एक कैरेक्टर है तो ब्राउन कलर होना, ब्लू कलर होना, ब्लैक कलर होना, ये क्या हुआ? ट्रेट हुआ। उसी तरह से उस करेक्टर को हैंडल करने वाली जीन के भी एक से ज्यादा फॉर्म होंगे। तभी तो कुछ जीन, वो जीन जो होती है किसी एक ऑर्गेनिज्म में तो ब्लैक कलर देती है, एक ऑर्गेनिज्म में ब्राउन कलर दे रही है, एक ऑर्गेनिज्म में ब्लू कलर दे रही है। इसका मतलब उस जीन के भी अलग अलग वर्जन होंगे, और उस जीन के अलग अलग वर्जन को क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि पी प्लांट जो होता है उसमें लेंथ एक करेक्टर है और उसके 2 ट्रेट होते हैं, टॉल और ड्राफ्ट। तो उसकी जो जीन है उससे रिलेटेड भी 2 वर्जन होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी अपन मानते हैं टॉल के लिए और स्मॉल टी मान रहे हैं किसके लिए? ड्राफ्ट के लिए। अब इसको कैपिटल और इसको स्मॉल क्यों लिखा, इसको भी अभी अपन समझते हैं। और एक चीज अपन को पता होनी चाहिए कि ये जो एलील है वो एक ऑर्गेनिज्म में कितनी बार प्रेजेंट होंगे? 2 बार। एक फादर की तरफ से आएगा और एक मदर की तरफ से आएगा। जैसे सपोज करते हैं कि फॉर लेंथ, पी प्लांट की लेंथ अपन स्टडी कर रहे थे, और मान लेते हैं कि उसका जो फादर वाला प्लांट है, जो मेल प्लांट है, उसकी तरफ से मान लेते हैं कि कैपिटल टी एलील आ रहा है। मतलब वो चाहता है कि टॉल हो, ठीक है। और मदर की तरफ से भी कैसा आ रहा है? कैपिटल टी। ऐसे केस में जो बच्चे में 2 एलील होंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो कैसे होंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी। और आंसर कैसा आएगा? टॉल। एकदम सिंपल सा बात है, आंसर कैसा हो जाएगा? टॉल। ठीक है। अगर फादर की तरफ से स्मॉल टी आए और मदर की तरफ से भी स्मॉल टी आए तो बच्चे में जो 2 एलील होंगे वो कौन से हो जाएंगे? स्मॉल टी। और बच्चा कैसा हो जाएगा? ड्राफ्ट। यहां तक तो सब बराबर चल रहा है। लेकिन अगर फादर की तरफ से कैपिटल टी आए और मदर की तरफ से स्मॉल टी आए, या फादर की तरफ से स्मॉल टी आए और मदर की तरफ से कैपिटल टी आए, ऐसे केस में जो बच्चा होगा उसके 2 एलील कौन से हो जाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस केस में क्या आएगा? इस केस में आंसर क्या होगा? और इन सबको समझने के लिए ही अपन को रूल्स फॉर इनहेरिटेंस समझने होंगे। तो ये अपना एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है जो अपन को इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे समझते हैं कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए और उनसे कौन से रूल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो मेंडल ने पहले सिर्फ एक करेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, और इन सारे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स 1,
हाइब्रिड मतलब वो दोनों को, जो अलग अलग कैरेक्टर होंगे उनको मिक्स करके चेक करेंगे। तो दो अलग अलग कैरेक्टर को मिक्स करने पर क्या बनता है, उसे हाइब्रिड कहते हैं। अभी इसको समझाता हूं। तो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस करवा रहे हैं, इसलिए मोनोहाइब्रिड। और क्रॉस का क्या मतलब होता है, कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना, अपन खुद करवाते हैं मैन्युअली, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो क्रॉस विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मेंडल ने पहले एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया। जैसे मान लो कि उसने दो प्लांट चूज किए, एक प्लांट टॉल था और दूसरा प्लांट कैसा था, ड्राफ। कैरेक्टर तो सेम ही है ना, लेंथ ऑफ प्लांट, मतलब लेंथ टॉल भी हो सकती है और ड्राफ भी हो सकती है। तो एक ही कैरेक्टर लेके चूज किया, दो अलग अलग प्लांट लिए, और इस प्लांट के जो अपने स्टेमन होते हैं उससे उसने एंथर कलेक्ट की, और दूसरे प्लांट का जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर गिरा दिए। स्टेमन का मतलब पोलन ग्रेन का एंथर से कहां तक जाना, स्टिग्मा तक जाना। एक के क्या लेते हैं, एक के स्टेमन के एंथर जो है इससे पोलन ग्रेन निकाले, और दूसरे की क्या ले ली, स्टिग्मा, और उसके ऊपर इस पोलन ग्रेन को डाल दिया। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन कहलाता है। और अगर अलग अलग है, जैसे कि इस केस में दो अलग अलग प्लांट है, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और क्योंकि ये अपन खुद करवा रहे हैं इसलिए ये एक क्रॉस है। और वो देखना चाहता था कि इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन कैसी बनेगी। उसे ऐसा लगा कि कोई इंटरमीडिएट हाइट की होगी, मतलब टॉल और ड्राफ के बीच में क्रॉस करवाया तो नेक्स्ट जनरेशन इंटरमीडिएट हुई होगी। ठीक है, तो उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन तो सारी की सारी कैसी हो रही है, टॉल। पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है ये पहली जनरेशन होती है, इसलिए इसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। और उसने देखा कि सारे के सारे प्लांट जितने भी बने थे इन दोनों के बीच में क्रॉस से, सारे टॉल थे। अब देखो इस लाइन को अपन यहां लिखते हैं कि व्हेन ही क्रॉस टॉल एंड ड्राफ इन F1 जनरेशन देयर इज नो मीडियम हाइट प्लांट। कोई मीडियम हाइट प्लांट नहीं था। उसे लगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल आर टॉल प्लांट, सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। तो ये तो उसको हुआ कि भाई अगर ऐसा होना है तो क्या मतलब ड्राफ्ट गायब हो गया। बाय सेल्फ पॉलिनेशन ही ऑब्टेन F2 जनरेशन। अब उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, ये जो टॉल प्लांट था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पी प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। तो जो ये पी प्लांट है जो कि अभी टॉल है, इसमें एंथर और स्टिग्मा एक की होगी। तो उसके एंथर से पोलन ग्रेन निकाल के स्टिग्मा पर अपने आप भी जा सकते हैं, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अपन खुद भी करवा सकते हैं उसी प्लांट के बीच में। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। इस बार दो अलग प्लांट नहीं लिए, जो टॉल प्लांट था उसके खुद के ही एंथर से पोलन ग्रेन लेकर उसी की स्टिग्मा पर गिरा दी। तो सेल्फ पॉलिनेशन से नेक्स्ट जनरेशन देखी, तो उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में टॉल के साथ में ड्राफ्ट प्लांट भी आए। ठीक है, तो ही ऑब्टेन F2 जनरेशन इन ऑब्टेन बोथ टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट। दोनों ही तरह के प्लांट थे, टॉल भी थे और ड्राफ्ट भी थे। इट डिनोट्स बोथ टॉल एंड ड्राफ्ट ट्रेट प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। क्योंकि ये F2 जनरेशन में आ रहा है, इसका मतलब F1 जनरेशन में भी कहीं ना कहीं ड्राफ्ट तो था, बस वो अपने आप को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया होगा। और वो वापस किस में एक्सप्रेस हुआ, F2 जनरेशन में। सोचो कि ये सिर्फ टॉल था, इसमें ड्राफ्ट का कुछ भी नहीं था, तो नेक्स्ट जनरेशन कैसी होती, सिर्फ टॉल ही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें टॉल और ड्राफ्ट दोनों आए। अब ये ड्राफ्ट कहां से आया, क्योंकि मैंने तो इसी प्लांट को लिया था, इसका मतलब इसमें पहले से ड्राफ्ट का कुछ बाकी था। और अगर इसमें टॉल और ड्राफ्ट का दोनों का है, तो फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस होता है तो दोनों में से कोई एक आता है। इट डिनोट्स बोथ टॉल एंड ड्राफ्ट ट्रेट प्रेजेंट इन F1 जनरेशन but only one able to express. That trait is dominant and other is recessive. अब इस केस में टॉल और ड्राफ्ट के बीच में क्रॉस कराने पर नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ टॉल आया, तो टॉल को अपन डोमिनेंट कहेंगे और अदर को क्या कहेंगे, रिसेसिव। अब आपको समझ में आई कि जो मेंडल ने वो टेबल अपन ने जो प्रीवियस वीडियो में देखी थी, जिसमें अपन ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर देखे थे, और हर में मैंने आपको एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, मैंने कहा था जो पहले लिखा हुआ है वो डोमिनेंट और जो बाद में लिखा हुआ रिसेसिव, वो कैसे डिसाइड किया होगा। जैसे मान लो सीड के शेप में डिसाइड करना था उसको, तो सीड के दो शेप होते हैं, एक तो क्या होता है राउंड और एक क्या होता है रिंकल। उनके बीच में क्रॉस करवाया होगा, देखा होगा कि F1 जनरेशन में क्या है, तो उसने देखा F1 जनरेशन में तो राउंड थे सारे, तो राउंड डोमिनेंट हो गया और रिंकल कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। ये चीज जो है, ये चीज अपन ने क्या समझी है, एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को समझा है। अब
इस इनहेरिटेंस को, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने का एक और तरीका होता है जिसे अपन लीनियर डायग्राम से समझते हैं। और एग्जाम में आपको ऐसे देते भी हैं कि लीनियर डायग्राम से आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाइए, या लीनियर डायग्राम से आप समझाइए कि टॉल और ड्राफ्ट के बीच में क्रॉस करवाने पर क्या होता है। इस चीज को अपन को समझना है लीनियर डायग्राम से। लेकिन उस डायग्राम में कुछ सिंबल इस्तेमाल में करते हैं, उसको मैं पहले समझाता हूं। क्योंकि इस क्रॉस से ये डिसाइड हो चुका है कि टॉल और ड्राफ्ट में से टॉल डोमिनेंट है, तो टॉल को शो करने के लिए मैं कैपिटल टी का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है, टी से, और क्योंकि ये डोमिनेंट है तो मैं कैपिटल टी लिखूंगा। और ड्राफ्ट के लिए मैं इसी लेटर को स्मॉल लेटर से लिखूंगा। मतलब स्मॉल टी का क्या मतलब हुआ, स्मॉल टी का मतलब हुआ कि ये कैसा है, रिसेसिव है। जैसे मान लो कि राउंड और रिंकल दोनों के बीच में क्रॉस करवाने पे राउंड आंसर आता है, तो राउंड डोमिनेंट हो गया, तो राउंड को शो करने के लिए मैं कैपिटल आर लिखूंगा और रिंकल को शो करने के लिए मैं स्मॉल आर लिखूंगा। ठीक है। अब एक और चीज का आंसर अभी ले लेते हैं अपन। अभी अपन ने एक टेबल बनाई थी कि जब दोनों तरफ से कैपिटल टी आता है तो उस बच्चे में दोनों एलील कैपिटल टी थे, दोनों में स्मॉल टी आता तो उसमें एलील स्मॉल टी था। और इधर तक तो अपन को पता था कि ये टॉल होगा, ये ड्राफ्ट होगा, लेकिन एक तरफ से कैपिटल टी और एक तरफ से स्मॉल टी आने पर वो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे केस में वो क्या होगा, इसका आंसर आज मिल गया कि इन दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेस होगा, और इसमें कौन सा होगा, टॉल, तो ये कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। जब भी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में समझाने को कहे, पहले ये थ्योरी लिखें, एटलीस्ट यहां तक तो जरूर लिखें, और फिर जो अभी मैं लीनियर डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो आप अच्छे से समझें। ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन और क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो लीनियर डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन ने जो क्रॉस है वो किसके बीच में कराया था, टॉल और ड्राफ्ट के बीच में। अपन को पता है कि F1 जनरेशन में टॉल ही आएंगे, इसलिए अपन यहाँ टॉल को अपन किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, और ड्राफ्ट को किससे करेंगे, स्मॉल टी से। एफ जो पेरेंट जनरेशन होती है उसे हमेशा होमोजाइगस लेते हैं। होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील सेम लिखने हैं। अगर ये कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी लिखना है, ये स्मॉल टी है तो दूसरा स्मॉल टी लिखना है, दोनों अपन को क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। इसको होमोजाइगस कहते हैं। फिर देखो इससे गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट कैसे बनाते हैं, इनमें से जो जितने यहाँ पर लिखे होते हैं उसका हाफ करना है, लेकिन जितने तरीके से कर सकते हैं उतने तरीके करने हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों अल्फाबेट सेम ही है, तो एक ही तरीके का होगा, तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा। इधर भी एक ही तरीके का गैमेट बनेगा। ठीक है। फिर ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये दोनों फ्यूज हो गए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज होते हैं, तो ये दोनों फ्यूज होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें कैपिटल टी तो चाहता है कि ये प्लांट कैसा हो, टॉल हो, और स्मॉल टी चाहता है कि ये प्लांट कैसा हो, ड्राफ्ट हो। लेकिन क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है तो आंसर किसका आएगा, कैपिटल टी का ही आएगा, तो टॉल हो गया। ये अपने F1 जनरेशन तक। फिर अपन और F1 जनरेशन को अपन किससे ऑब्टेन करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन से। अब जो मैं आगे जो ये बना रहा हूँ ये भी आपको इसके नीचे ही बनाना, मेरे इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ, आपको एक ही पेपर पे सीधा नीचे की तरफ बना देना है। अब देखो F2 जनरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि F1 जनरेशन में अपन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, और ये करने के लिए सबसे पहला काम तो कि अपन F2 जनरेशन के लिए जो F1 जनरेशन में आया था उसी को अपन 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने का मतलब कि भाई मैं इसी को ही मेल और इसी को ही फीमेल मान रहा हूँ। फिर अपन इससे गैमेट बनाएंगे। अब यहाँ पर कितने तरह के टी है, 2 तरह के टी है, तो 2 तरह के गैमेट बन जाएंगे। तो देखो एक कैपिटल टी और एक क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। इधर भी कितने तरह के गैमेट बन जाएंगे, 2 तरीके के गैमेट बन जाएंगे। ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, इसमें अपन को वो कराना है कि यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन में क्या क्या हो सकता है। तो इसको समझने के लिए अपन देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जितने गैमेट हो उन दोनों गैमेट को मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ कितने 2 गैमेट, यहाँ कितने 2 गैमेट, तो 2 × 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4, तो 4 का ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें देखो कितने वो अपने कॉलम में 4 है। ठीक है, मतलब 4 ऐसे ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चेकर बोर्ड। अगर मान लो एक तरफ 3 गैमेट है, एक तरफ 4 गैमेट है, तो अपन चेकर बोर्ड कितने का बनाएंगे, 12 का। यहाँ पर 2 × 2 का बना रहे, मतलब 4 का। जब अपन डाई हाइब्रिड करेंगे तो उसमें 4 गैमेट एक तरफ, 4 गैमेट एक तरफ, तो वहाँ कितने का बनेगा, 16 का बनेगा। 1 2 3 4 ऐसे 16 होंगे। तो अब क्या करेंगे इसका, देखो एक गैमेट जो ये लिखे हुए हैं ये यहाँ लिख देते हैं, तो अपन लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे वाले जो है यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी।
अब इसमें अपन फिल करते हैं। फिल करते समय एक बार ऊपर देखना है और एक बार इधर देखना है। तो देखो ऊपर कैसा है कैपिटल टी और साइड में कैसा है कैपिटल टी। इसमें देखो ऊपर कैसा है स्मॉल टी, साइड में कैसा है कैपिटल टी। जब भी कैपिटल और स्मॉल साथ में आते हैं तो पहले कैपिटल को लिखने बाद में स्मॉल को। इसमें कैसा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैसा आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये सारी पॉसिबिलिटी अपन ने चेक कर ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप कि ये जो है ये कैसा होगा टॉल, ये कैसा होगा टॉल, और ये कैसा होगा टॉल, और ये कैसा होगा ड्राफ्ट। ये तीनों टॉल क्यों हो गए? एक भी कैपिटल टी आते ही आंसर कैसा होगा टॉल ही होगा, क्योंकि जो वो है डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसमें अपने तीन तो कैसे होंगे टॉल और एक कैसा होगा ड्राफ्ट। तीन कैसे हैं इसमें टॉल और एक कैसा है ड्राफ्ट। और ये अपन ने कहां से देखकर बताया? उसे बाहर से देखकर बताया। तो बाहर से कोई भी फीचर्स दिखता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और उसके ऊपर रेशियो था तो इसे फिनोटाइपिक रेशियो का। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये टॉल है और ये टॉल है, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग टॉल है। ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। इन दोनों के जीन अलग है। तो अगर मैं जीन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर तीन तरह के प्लांट है। एक कैसा है कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसा है स्मॉल टी। अब मैं तीनों को काउंट करता हूं। देखो कैपिटल टी कितना है? एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो है, और स्मॉल टी कितना है? एक है। तो यहां पर कितना आएगा? एक। यहां पर कितना आएगा? दो। और यहां पर कितना आएगा? एक। तो जो मेरे जीनोटाइप है वो क्या आएगा? 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1। ये जो लिख रहा हूं मैं इनको कहते हैं जीनोटाइप, क्योंकि मैं जीन लिख रहा हूं। और ये टॉल और ड्राफ्ट ये जो लिख रहा हूं ये फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? बाहर से देखकर पता करते हैं अपन। एक प्लांट है टॉल है तो अपन बाहर से देख के सिर्फ ये बता सकते हैं टॉल है ड्राफ्ट। ये थोड़ी बता सकते हैं कि कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो बाहर से देखते हैं जो फीचर पता चलते हैं उन्हें कहते हैं फिनोटाइप, और उस पर जो रेशियो होता है उसे फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। ठीक है। जब अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसमें भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आएंगे, उनको अपन को अच्छे से समझना है। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पूरा क्या है? लीनियर डायग्राम है। पहले आपको ये बनाना है, उसके नीचे ही ये बनाना है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा समझ लिया है। अब अपन इस पे मेंडल ने दो लॉ दिए थे वो अपन समझते हैं। तो उसने एक दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों सिंपल से थे कि दो अपोजिट कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में दोनों में से कोई एक ही आता है। जो आता है वो डोमिनेंट, जो नहीं आता वो रिसेसिव। और इस चीज को क्या कहेंगे? डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ड्यूरिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। होमोजाइगस क्यों लिखा? जब दोनों एलील सेम हो, कैपिटल टी, अपन ने एक पेरेंट लिया था, एक स्मॉल टी एक और पेरेंट लिया था, और दोनों में सेम एलील थे, मतलब कैपिटल टी सेम है ना, स्मॉल टी सेम है, इसलिए उसे होमोजाइगस बोला। तो उनके बीच में जब क्रॉस करवाया इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर एबल टू एक्सप्रेस। F1 में देखो दोनों में से कोई एक ही आ रहा है, टॉल ड्राफ्ट में से सिर्फ टॉल आ रहा है। ठीक है। जो आ रहा है उसे डोमिनेंट कहेंगे, जो नहीं आएगा उसे रिसेसिव कहेंगे, और इस लॉ को क्या कहेंगे? डोमिनेंस। एकदम सिंपल सा। नीचे ये थोड़ा ये भी लिख देंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो अभी जो अपन ने लीनियर डायग्राम किया था उसमें F1 जनरेशन कैसी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी थी। लेकिन जैसे ही इसके गैमेट बनाए तो कैपिटल टी अपन ने अलग कर दिया, स्मॉल टी अलग कर दिया। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन। ये हेट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि इसके दोनों एलील कैसे दिख रहे हैं? अलग अलग। बोथ एलील सेपरेट, ये दोनों जो है अलग अलग चले जाते हैं गैमेट में, एंड ट्रांसफर टू डिफरेंट गैमेट। इस चीज को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है। ऐसे इस गैमेट में कोई मिक्सचर नहीं है, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये दो लॉ जो थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे। तो आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि इनहेरिटेंस समझाओ एक कैरेक्टर की, तो ये समझा कर पहले वो क्रॉस बना देना है। आपको ऐसे पूछे मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाओ तो अभी ये बनाकर वो समझा देना है। आपको ऐसे पूछे मोनो हाइब्रिड पे कौन से लॉ दिए गए तो ये दो लॉ का नाम लिख देना है। अगर इनमें से लिखने को बोले किसी को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टॉल और ड्राफ्ट के बीच के क्रॉस को आप समझाइए, तो भी आपको यही समझाना है। ठीक है। तो ये अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गए, मतलब एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस कैसे होती है वो अपन समझ चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस कैसे होती है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर। तो देखो दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम था, तो इसे अपन ने क्या नाम दिया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या दिया था, मोनो हाइब्रिड। तो यहां पर क्या आएगा, टू कैरेक्टर एट अ टाइम। क्या आएगा, टू कैरेक्टर एट अ टाइम। और इसे अपन क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आगे बढ़ते देखो, इसमें अपन एक कोई भी प्लांट लेंगे और जिसकी दो कैरेक्टर के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो अपन सीड के कैरेक्टर ले लेते हैं। सीड के दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है सीड का शेप और एक होता है सीड का कलर। तो एक प्लांट अपन ने लिया येलो राउंड, और ये लेने का कारण क्या है कि सीड का जो कलर होता है उसमें येलो डोमिनेंट होता है और सीड का जो शेप होता है उसमें राउंड डोमिनेंट होता है। तो एक पेयर तो अपन ने डोमिनेंट से बना लिया और एक रिसेसिव से। येलो का रिसेसिव क्या होता है, ग्रीन, और राउंड का रिसेसिव क्या होता है, रिंकल। ठीक है, अब इसको अपन लिखते हैं। देखो येलो डोमिनेंट है तो कैसा लिखूंगा, वाई वाई, वाई कैपिटल में लिखेंगे। और ग्रीन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। और इसमें एलील सेम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन पेरेंट्स हमेशा होमोजाइगस से स्टार्ट करते हैं। राउंड राउंड डोमिनेंट है तो राउंड के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब इससे गैमेट बनाते हैं। तो देखो इन दोनों में से एक एलील चूज करेंगे। ठीक है, और कितने तरीके के हैं, उतने तरीके चूज करेंगे। अब एक ही है तो इससे एक ही आएगा, कैपिटल वाई। इसमें से भी एक चूज करेंगे, कैपिटल आर। अगर ये अलग अलग होते तो मैं दो गैमेट बनाता, लेकिन इसमें से एक ही एलील, इसमें से एक ही एलील। ऐसा क्यों किया, वाई कितने तरीके का है, एक तरीके का, आर कितने तरीके का, एक तरीके का, ऐसे लिख दिया। अगर ये एक से ज्यादा तरीके का होता, अभी नीचे अपन देखेंगे क्या करते। तो अभी तो एक तरह का गैमेट बना। इसमें वाई कितने तरीके का है, एक तरीके का, आर कितने तरीके का है, एक तरीके का, तो इससे भी एक ही गैमेट बना। फिर इन दोनों गैमेट को फ्यूज कराएंगे। कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बनेगा, पहले वाई लिखते हैं, इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई, इधर से कैपिटल आर और इधर से क्या आएगा, स्मॉल आर। जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई साथ में प्रेजेंट हो तो आंसर किसका आएगा, कैपिटल का। ये अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में सीखा था। इसका मतलब ये कलर के हिसाब से येलो होगा। और कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ में होगा तो आंसर किसका आएगा, कैपिटल आर का। और ये कैसा होगा, राउंड। तो ये येलो और राउंड। अभी तक अपना आंसर कैसा आया, जैसा अपन ने मोनो हाइब्रिड में देखा। अब उसने इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए अपन यही प्लांट दो बार लिख लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए कि भाई यही मेल है, यही फीमेल। अब इससे अपन गैमेट बनाएंगे। तो देखो इधर देखो, यहां पर वाई कितने तरीके का है, दो तरीके का, एक कैपिटल वाई और एक कैसा है, स्मॉल वाई। यहाँ वाई एक तरीके का था तो एक बार ही लिखा, यहाँ पर भी एक तरीके का था तो एक बार ही लिखा, यहाँ दो बार लिख देंगे। आर कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, इसके आगे भी लिख देते हैं आर, दो तरीके के। ठीक है, अब गैमेट बनाते हैं। एक गैमेट होगा इन दोनों एलील से, कैपिटल वाई कैपिटल आर। एक इन दोनों एलील से, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई और फिर क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। ये कैपिटल वाई स्मॉल आर। एक क्या आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आपको पता चला यहां पर क्या हुआ होगा, पहले दोनों में से y कितने तरीके का था, एक तरीके का, r कितने तरीके का था, एक तरीके का, तो कैपिटल Y r बन गया था। ठीक है, ऐसे कैसे यही चार गैमेट इधर भी बन जाएंगे। अब आगे अपन F2 जनरेशन निकालते हैं। और F2 जनरेशन अपन किससे ऑब्टेन करते हैं, F2 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन से। किससे करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से। तो अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि जितने गैमेट होते हैं दोनों तरफ, उनको मल्टीप्लाई करके एक अपन बॉक्स बनाते हैं, जिसे अपन समझते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वहां पर एक तरफ 2 गैमेट थे, एक तरफ भी 2 थे, तो 2 इंटू 2 4 का एक चेकर बोर्ड बनाया था। यहां पर अपन देखो इस तरफ कितने हैं 4, इस तरफ भी कितने गैमेट है 4, एक तरफ लिख दिए 4, एक तरफ 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 बॉक्स बन जाएंगे। अब इनको फिल कैसे करेंगे, जैसे वहां किए थे। एक चीज अपन को याद रखनी है, फिल करते समय पहले अपन y के लिखेंगे दोनों एलील और फिर अपन r के लिखेंगे। अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में हो तो पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे। तो जैसे इसमें भरता हूं तो देखो इसमें ऊपर भी कैपिटल Y, इधर भी कैपिटल Y, R देखो ऊपर भी कैपिटल R और इधर भी कैपिटल R। ठीक है, अगर मैं इस वाले सेट में देखता हूं, इसमें देखो ऊपर कैसा है स्मॉल y, इधर कैसा है स्मॉल y, ऊपर कैसा है कैपिटल R, इधर कैसा है कैपिटल R। सपोज करो मुझे इसमें भरना है तो ऊपर कैसा है स्मॉल y, इधर कैसा है कैपिटल Y,
ऊपर कैसा है कैपिटल आर, इधर कैसा है स्मॉल आर। तो अपन को एक बार तो ऊपर देखना है, एक बार इस तरफ देखना है, ठीक है। और इसी तरीके से अपन क्या करते जाएंगे, सारे के सारे अपन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। कोई भी फिल करते समय अपन को सिर्फ दो ही तरफ देखना है। जैसे इसमें फिल करता हूं तो ऊपर कैसा है और इस तरफ कैसा है। ऊपर कैसा है कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई, तो क्या लिख देंगे कैपिटल वाई, और आर कैसे है स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसमें देखो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसमें कैसा है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या करते जाएंगे, पूरा फिल कर लेंगे। कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, कर लेंगे आप खुद। जैसे इस वाले में क्या आएगा, ऊपर स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर। देखो यहां पर स्मॉल आर है, या कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर देखो, यहां कैसा है ऊपर कैपिटल वाई, इधर कैसा है स्मॉल वाई। ऊपर कैसा है स्मॉल आर, इधर भी कैसा है स्मॉल आर। इसमें देखो दोनों स्मॉल वाई, क्योंकि इधर भी स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल वाई। ऊपर कैसा था कैपिटल आर या स्मॉल आर, और इसमें सारे के सारे स्मॉल, ठीक है। इस तरीके से भर देंगे। अब अपन फिनोटाइप और जीनोटाइप देखेंगे। तो देखो अगर एक भी कैपिटल वाई होगा तो अपन उसको येलो मानेंगे, और एक भी कैपिटल आर होगा तो उसे अपन राउंड मानेंगे। तो ये कैसा होगा, येलो होगा और साथ में कैसा होगा, राउंड। ये भी येलो होगा और साथ में कैसा होगा, राउंड। ये भी येलो होगा, साथ में कैसा होगा, राउंड। ये भी येलो होगा, साथ में कैसा होगा, राउंड। हर उसमें से एक भी कैपिटल वाई आते ही येलो हो जाएगा, एक भी कैपिटल आर आते ही राउंड हो जाएगा। ये भी येलो, राउंड। अब अपन ने सब येलो राउंड चूज कर ली। अब देखो, अब वो देखेंगे जिसमें कैपिटल वाई के साथ दोनों स्मॉल आर है। तो देखो इसमें दोनों कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये येलो तो है, लेकिन क्योंकि दोनों स्मॉल आर है इसका मतलब ये रिंकल्ड है, तो ये येलो रिंकल्ड हो जाएगा। ये कैसा होगा, येलो और रिंकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दोनों स्मॉल आर है। और देखते हैं, ये देखो ये येलो और ये भी रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा होगा, इसमें दोनों स्मॉल वाई है, तो ये ग्रीन होगा। लेकिन एक कैपिटल आर दिखते ही तो राउंड होता है, तो ये ग्रीन राउंड। ये भी कैसा होगा, ग्रीन राउंड, क्योंकि एक कैपिटल आर है। ये कैसा है, ग्रीन राउंड। इसको ग्रीन क्यों कह रहे हैं इन तीनों को, क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल वाई। और राउंड क्यों कह रहे हैं, एक भी कैपिटल आर होती राउंड। मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, देखो एक भी कैपिटल वाई हो, दूसरा कुछ भी हो, कैपिटल हो स्मॉल हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक भी कैपिटल आर हो, दूसरा स्मॉल हो, या उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ये तो होंगे येलो राउंड। दोनों स्मॉल वाई हो और एक भी कैपिटल आर हो, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, ग्रीन राउंड हो जाएगा, जैसे कि ये। अगर दोनों एक कैपिटल वाई हो, दूसरा पता नहीं कैसा भी हो चलेगा, और दोनों स्मॉल आर हो, ऐसे केस में येलो के साथ रिंकल हो जाएगा। दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर, तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन रिंकल्ड हो जाएगा, जो कि ये है। अब अपन काउंट करते हैं येलो राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो है येलो राउंड, ठीक है। अब येलो रिंकल गिनते हैं, 1 2 और 3 कैसे है, येलो रिंकल। ग्रीन और राउंड गिनते हैं, 1 2 3, तो 3 कैसे है, ग्रीन राउंड, और एक कैसा है, ग्रीन और रिंकल। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया इसका, 9 3 3 1। मोनोहाइब्रिड में क्या आता है, 3:1, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो वहां था 1 2 1, यहां पर बहुत बड़ा सा है, आप याद रखना ऐसे देखो, 12 24 12 12 1, ठीक है। जीनोटाइप ये कैसा है वो आप काउंट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लें, और बीच में अपन ऐसे वो रेशियो वाला साइन लगा देंगे, 12 24 12 12 1, 1:2:2, 4:1, 2:1:2 and 1। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखते हैं, इस पे भी एक लॉ दिया था जो क्या कहलाया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस करवाते हैं, जो कि डाइहाइब्रिड में करवाते हैं, तो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ समझाता हूं। या येलो राउंड लिया था या ग्रीन रिंकल लिया, F1 जनरेशन में दोनों में से एक आना भी था येलो राउंड। लेकिन F2 जनरेशन जब आई तो उसमें बेसिकली पेरेंट कैसे थे, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल। तो सिर्फ ये दो ही तरह के आंसर आने चाहिए थे, येलो राउंड और कौन से आने चाहिए थे, ग्रीन रिंकल। लेकिन दो और भी आए, एक आया ग्रीन राउंड। ये ग्रीन जो है वो राउंड के साथ भी क्या हो गया, फ्यूज हो सकता है।
और एक आया येलो रिंकल, मतलब येलो किसके साथ इनहेरिटेड हो सकता है, रिंकल के साथ। मतलब ये दो कैरेक्टर एक दूसरे से फ्री है, ये चाहे तो इसके साथ भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड हो सकते हैं और ये चाहे तो इसके साथ भी, और ऐसा हुआ भी। अगर ये ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट जनरेशन में भी, F2 जनरेशन में सिर्फ दो तरह के ही प्लांट आते, एक तो येलो राउंड और एक कैसा था, ग्रीन रिंकल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, येलो राउंड तो आए, ग्रीन रिंकल भी आए, लेकिन उसके साथ एक मिक्सचर भी आया, येलो के साथ रिंकल और ग्रीन के साथ राउंड। इस मिक्सिंग को ही कहते हैं कि भाई ये दोनों कैरेक्टर फ्री हैं, किसी के साथ भी इनहेरिटेड हो सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट अफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, बोथ इनहेरिटेड असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। दोनों नेक्स्ट जनरेशन में भी इंडिपेंडेंट जाते हैं और किसके साथ जा रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। F2 जनरेशन ऑफ येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल पेरेंट, जो F2 जनरेशन है और किन की, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल की, उसमें येलो रिंकल भी है, ग्रीन राउंड भी है, दो मिक्सिंग भी है। किस किस के साथ में, येलो राउंड तो आना ही था क्योंकि उनमें पेरेंट्स में भी था, ग्रीन रिंकल तो आना ही था क्योंकि पेरेंट्स था, लेकिन दो नए भी आए, येलो के साथ रिंकल और ग्रीन के साथ राउंड। ये इंडिपेंडेंट क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंस क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो एग्जाम में डाई हाइब्रिड क्रॉस आए, उसका लॉ पूछे तो ये बताना है, ये पूछे कि दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस कैसे होती है तो आपको ये समझाना है, या आपको पूछे कि लीनियर डायग्राम बनाओ तो ये, फिनोटाइप जीनोटाइप पूछ सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा लॉ दिया गया, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक और छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, इट इज द मेथड बाय विच डिटर्मिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज एस्टेब्लिश। मतलब ये पता चलता है कि नेक्स्ट जनरेशन या ऑफ स्प्रिंग मेल होगी या फीमेल होगी, वो जिस मोड से भी डिसाइड होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये दो तरीके का होता है, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, मेल होगा या फीमेल होगा, ये जो जाइगोट बनेगा उसकी सराउंडिंग डिसाइड करेगी, आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करेंगे। इसका मतलब जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं होगा। जैसे बुक में दो एग्जांपल दे रखे हैं कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइज्ड एग जो कि जाइगोट है, उसका टेम्परेचर डिसाइड करता है कि ये मेल होगा या फीमेल। और कुछ स्नेल ऐसे होते हैं जिसमें वो अपना जेंडर चेंज भी कर सकता है, मेल फीमेल में बदल सकता है, फीमेल मेल में बदल सकता है। कहने का मतलब है इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो सराउंडिंग, आसपास के एनवायरनमेंट से डिसाइड हो रहा है, जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं हो रहा। तो इसको अपन को नहीं समझना है, हालांकि अपने बुक में है तो ये याद तो करना है कि ऐसा भी होता है। फिर दूसरा है क्रोमोसोमल, जिसमें जेंडर डिसाइड होता है क्रोमोसोम से। इसका मतलब ये जेनेटिक्स से डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन से समझते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अपने अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। इसमें से 44 क्रोमोसोम अपने बाकी के कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, हाइट कैसी होगी, कलर कैसा होगा, बाकी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन दो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन मेल होगी या फीमेल होगा। तो इन 46 में से ये 44 तो कहलाते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम या इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। और ये दो क्रोमोसोम जो अपना जेंडर बताते हैं इसे अपन सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। अगर ये दोनों एक्स है तो ये फीमेल होगा, एक एक्स और एक वाई है तो क्या होगा, मेल होगा। दो हो गए ना, एक और दो, एक और दो, तो दोनों एक्स एक्स है तो फीमेल, एक एक्स एक वाई है तो मेल हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे ये एक मेल है जिसका 46 क्रोमोसोम का सेट क्या है, 44, फिर 45 वाला एक्स है, 46 वाई है, एक्स वाई है इसलिए मेल है। और फीमेल कैसी है, 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब ये फीमेल है। अब इसके गैमेट बने तो 44 के दो टुकड़े कर दिए, 22 और 22, और एक्स वाई भी, एक एक्स इधर चला गया, एक वाई इधर चला गया। इसके भी ऐसे करें, 44 के दो टुकड़े कर दिए, 22 22, एक्स एक्स था, एक एक्स इस तरफ चला गया और एक एक्स इस तरफ चला गया। ठीक है, अब दो गैमेट इधर भी है, दो गैमेट इधर भी है, तो 4 का बॉक्स बना दिया। ये इस तरफ लिख दिए और ये वाले इधर लिख दिए। अब इसमें देखो तो देखो सब में 44 तो होना ही है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी 22 और इस तरफ भी 22। एक्स वाई का देखते हैं, इसमें ऊपर एक्स है, इधर एक्स है तो एक्स एक्स, इसमें ऊपर एक्स है, इधर एक्स है तो एक्स एक्स, इसमें ऊपर एक्स है, इधर वाई है तो एक्स वाई, इसमें ऊपर एक्स है, इधर वाई है तो एक्स वाई। अब क्योंकि ये एक्स एक्स है तो ये लड़की होगी, ये एक्स एक्स है तो ये लड़की होगी,
ये XY है तो लड़का होगा, ये XY है तो लड़का होगा। तो 2 लड़कियां और 2 लड़के आ रहे हैं, रेशियो क्या आ रहा है 1:1। इसका क्या मतलब समझा जाए कि एक कपल के मतलब मेल और फीमेल के नेक्स्ट जनरेशन में लड़का और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है इक्वल होती है, बराबर चांसेज होते हैं कि लड़का और लड़की हो। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कपल के 4 बच्चे होंगे तो फिक्स है 2 लड़के और 2 लड़कियां होगी। बराबर प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम जो होगा वो लड़का होगा या लड़की। यही वजह है कि एक फैमिली में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन जैसे अपने स्टेट की काउंट करें या फिर अपनी कंट्री की काउंट करें तो उसमें लड़का और लड़की के रेशियो जो है वो क्या आने चाहिए, बराबर। ठीक है, जब जनगणना होती है, जब पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं तो उस समय जो जेंडर रेशियो निकाला जाता है, ऐसे निकालते हैं कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल होती है, तो वो कितनी आनी चाहिए, ऑलमोस्ट 1000 ही आनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, हो सकता है वह फीमेल को एम्ब्रियो स्टेज में ही मारा जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से ऐसे बैनर देखे होंगे, सेव गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो वो पता कैसे चला, पता इसलिए चल रहा है क्योंकि लड़का और लड़की होने का रेशियो तो बराबर होता है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन में लड़का और लड़की होने के चांसेस बराबर होने चाहिए। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एंड गर्ल चाइल्ड। एक और चीज, लड़का होगा या लड़की होगी ये किससे डिसाइड होगा, फीमेल से नहीं होगा, क्योंकि फीमेल तो हमेशा अपनी तरफ से कैसा क्रोमोसोम देती है, एक्स क्रोमोसोम ही देती है। मेल डिसाइड करेगा, अगर मेल की तरफ से एक्स आएगा तो एक्स और एक्स मिलकर लड़की हो जाएगी, मेल की तरफ से वाई आएगा तो फीमेल वाले एक्स के साथ मिलकर लड़का हो जाएगा। तो ऑल चिल्ड्रन इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, मदर से तो एक्स ही मिलता है उनको, फादर से एक्स भी मिल सकता है, मदर वाई भी मिल सकता है। अगर एक्स मिलेगा तो फीमेल हो जाएगी, वाई मिलेगा तो मेल हो जाएगा। इसका मतलब जो बच्चे का जेंडर होता है वो मेल के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूफ करो कि भाई मेल के ही क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, तो आपको ये पूरा समझाना है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, लेकिन आप अच्छे से इसको वापस रिवाइज करें, पूरा वीडियो अच्छे से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।